हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मांग का नियम लागू होने के कारण, यानी कि मांग का नियम क्यों लागू होता है। इसी को दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि मांग वक्र ऋणात्मक क्यों होता है, या फिर हम बोल सकते हैं मांग वक्र नीचे की ओर क्यों झुका रहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है। पूरी वीडियो को देखेंगे तो आज आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। मैं हूँ नकुल सर और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक्स गुरु एंड ढाली, ठीक है ना। तो मांग वक्र का नियम क्यों लागू होता है, इसका आंसर समझने से लिए आपने अगर तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने डाउट्स कोई और हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है ना। वैसे तो मांग का नियम लागू होने के मेनली 5 कारण हैं, ठीक है ना। कौन कौन से? सीमांत, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, प्रतिस्थापन प्रभाव, आय प्रभाव, विविध उपयोग, क्रेताओं की संख्या में परिवर्तन। इन 5 कारणों को हमें बताना है कि 5 कारण क्या क्या है जिससे हमारा मांग वक्र जो है ऋणात्मक होता है, ये मांग का नियम लागू होता है। इन कारणों को पढ़े उससे पहले हम मांग के नियम को पहले जान लेते हैं, आखिर मांग का नियम होता क्या है जिसके बारे में हम ये चर्चा कर रहे हैं। मांग का नियम पढ़ने के लिए सबसे पहले मांग वक्र हमें समझना पड़ेगा कि मांग वक्र क्या होता है। ये होता है मांग वक्र कुछ इस तरह से, ठीक है ना। एक्स, ये हो गया 0, ये हो गया बॉय, यहाँ पर हम रखेंगे कीमत और ये होगी मांग की मात्रा। मांग वक्र जब बनाएंगे तो मांग वक्र क्या होता है, ऊपर से कि नीचे इस तरह से गिरता हुआ होता है, ठीक है ना। इस तरीके से ये अगर P हो गया तो ये हो गया क्यों, ठीक है ना। इसको कहते हैं हम डिमांड कर्व। अब मांग का नियम हमारा ये बताता है कि वस्तु की कीमत में अगर वृद्धि हो जाए, अगर ये प्लस हो जाए, P से P1 हो जाए तो वस्तु की जो डिमांड है यानी कि मांग है Q से Q2 हो जाती है। वहीं पर अगर ये नीचे की ओर रह जाती है तो Q से Q1 हो जाएगी, यानी कि अगर कीमत कम होगी तो ये आगे। तो ये जो मांग वक्र का होता है, मांग का नियम होता है, इसलिए होता है कि वस्तु की कीमत में अगर वृद्धि होती है उसकी मांग हमेशा कम हो जाएगी, वस्तु की कीमत में कमी होती है उसकी मांग हमेशा बढ़ जाएगी, वृद्धि होगी, ठीक है ना। अब मांग का नियम आपको पता चल गया कि अन्य बातें स्थिर रहने पर वस्तु की कीमत घटने पर वस्तु की मांग बढ़ जाएगी और वस्तु की कीमत के बढ़ने पर वस्तु की मांग घट जाएगी। अब बात आती है कि यहाँ पर ऐसा किस कारण से होता है कि उपभोक्ता हमेशा कम कीमत पर अधिक वस्तुएं खरीदेगा और अधिक कीमत पर कम वस्तुएं। ऐसे कौन कौन से कारण है? इसके प्रमुख 5 कारण जैसा कि मैंने आपको बताया, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, प्रतिस्थापन प्रभाव, आय प्रभाव, विविध उपयोग और क्रेताओं की संख्या में परिवर्तन। अब इन 5 को जो है हम क्या करेंगे, अलग अलग से पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम को उपयोगिता की जगह हम इसको तुष्टिकोण भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तुष्टिकोण या घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। वैसे ये नियम देने वाले थे प्रोफेसर H. गोसेन, और उन्होंने ये बताया था जब भी हम किसी भी वस्तु की एक समान इकाइयों का लगातार या फिर कहें निरंतर उपयोग करेंगे तो उससे मिलने वाली हमारी सीमांत उपयोगिता क्या होती चली जाती है, घटती चली जाती है। मतलब साफ है कि एक उपभोक्ता किसी वस्तु का उपयोग तब तक करता रहेगा जब से उससे मिलने वाली उपयोगिता बनी रहेगी। जैसे जैसे उपयोगिता घटती चली जाती है वो उसका उपयोग करना क्या कर देता है, कम करना कर देता है, और हमेशा वो क्या करता है, कम कीमत पर ही अधिक उपयोगिता पाना चाहता है। ये उपभोक्ता का क्या होता है, नेचर होता है। ये क्या होती है, एक प्रकृति होती है। हम चाहते हैं कि किसी वस्तु पर हमारा किया गया व्यय और उससे मिलने वाली हमारी जो संतुष्टि होती है वो क्या होती हो, अधिक होती है। जिस कारण से हमारा क्या होता है कि जो कीमत होती है और हमारी जो मांग होती है उसके बीच में विपरीत संबंध आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर उपयोगिता काम करता है, सीमांत उपयोगिता। हम कभी भी कम उपयोगिता वाली वस्तुओं पर अधिक कीमत खर्च करना ही नहीं चाहेंगे। अगर उससे हमें उपयोगिता ज़्यादा होती है तो हम कीमत ज़्यादा देने के लिए तैयार होते हैं। उपयोगिता कम मिलती है तो ऑटोमेटिक हमारी मांग भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जिस कारण से जो मांग वक्र होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर आने लगता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, सीमांत उपयोगिता घटने लगती है, ठीक है ना। पहले कारण ये हो गया।
अब हम बात करते हैं प्रतिस्थापन प्रभाव के बारे में। प्रतिस्थापन प्रभाव, प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी एक वस्तु पर अन्य वस्तु की कीमत का प्रभाव पड़ना, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम चाय का उपयोग करते हैं, हमारे लिए सामान्य वस्तु है और चाय का प्रतिस्थापन वस्तु कौन सा है, कॉफ़ी है, ठीक है। अब मान लीजिए कॉफ़ी की कीमत अगर बढ़ जाए, कॉफ़ी की कीमत अगर बढ़ जाए तो जाहिर सी बात है चाय की क्या हो जाएगी, मांग बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि कॉफ़ी की कीमत के बढ़ने से कॉफ़ी के जो उपभोक्ता है वो चाय की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। वहीं पर इसका उल्टा होता है ये कि कॉफ़ी की कीमत अगर घट जाती है तो चाय की जो मांग है वो भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उनको लगेगा कि कॉफ़ी की तुलना में चाय की कीमत बढ़ जाएगी और चाय की कीमत के बढ़ने से, ठीक है ना, एक्चुअली में चाय की कीमत में कोई प्रभाव नहीं है क्योंकि कॉफ़ी की कीमत कम हो गई है, इसलिए चाय के उपभोक्ता कॉफ़ी की तरफ बढ़ जाए। तो यानी कि यहाँ पर हमें ये लगने लगता है कि दूसरी वस्तु के कारण कि चाय की कीमत बढ़ रही है या घट रही है, जिस कारण से चाय की मांग बढ़ती है और चाय की मांग घट जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि प्रतिस्थापन वस्तु अगर कोई निकट प्रतिस्थापन है या स्थानापन्न वस्तु है, उसकी मांग का प्रभाव हमेशा, उसकी कीमत का प्रभाव हमेशा आपकी वस्तु पर पड़ेगा। इस कारण से भी यहाँ पर उस वस्तु की मांग कैसी हो जाती है, ऋणात्मक हो सकती है। किसके कारण से? कीमत के कारण से, ठीक है ना। हम बात करते हैं आय प्रभाव। आय प्रभाव किस प्रकार से मांग के नियम को प्रभावित करता है। अब आय प्रभाव क्या होता है, आपको पता है कि अगर आपकी आय में वृद्धि होती है तो आपकी मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और वहीं पर आय में अगर कमी होती है तो आपकी मांग भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पर धनात्मक संबंध है। भाई जब धनात्मक संबंध है तो मांग वक्र ऋणात्मक क्यों होता है? तो बात ये आती है कि मांग वक्र जो बनता है वो कीमत और मांग के बीच के संबंध को दर्शाता है, आय में नहीं दर्शाता है। अब बात यहाँ पर आती है कि अगर मान लीजिए किसी भी वस्तु की कीमत अगर कम हो जाए, किसी भी वस्तु की अगर कीमत कम हो जाए तो यहाँ पर हम अधिक वस्तु क्या है नहीं कि हम ये माने कि हमारी आय में वृद्धि होगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई सामान पहले 50 रुपये पे मिलता था, 50 रुपये में उसकी हम 4 क्वांटिटी की डिमांड करते थे। अब उसी वस्तु की कीमत घट गई और 50 से वो क्वांटिटी कितनी हो गई, मान लीजिए 40 रुपये हो गई। तो 40 रुपये में हम अब कितनी क्वांटिटी खरीद पाएंगे, 5 क्वांटिटी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी कम कीमत होने, वस्तु की कीमत होने पर हमारे आय का जो होता है, आय प्रभाव यानी कि आय की जो वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है, और आय की वैल्यू बढ़ जाने पर हम वस्तु भी ज़्यादा खरीदेंगे। तो यहाँ पर बात यह है कि वस्तु की कीमत का प्रभाव होता है हमारे आय पर। वहीं पर वस्तु की कीमत अगर बढ़ जाए, 50 से अगर 60 हो जाए तो वस्तु की डिमांड 4 की जगह हम कितने करने लगेंगे, यानी कि हमारी मांग क्या हो जाएगी, यहाँ पर घट जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा आय की जो वैल्यू है, वास्तविक आय जो होता है वो भी घट जाती है। तो यहाँ पर वस्तु की कीमत घटने और बढ़ने से हमारी आय में भी कमी या वृद्धि होती है, जिस कारण से मांग का नियम लागू होता है, ठीक है ना। विविध उपयोग। अगर एक ही वस्तु का उपयोग अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से होता है तो उस वस्तु की कीमत का उस वस्तु की मांग पर प्रभाव होता है। मान लीजिए कोई वस्तु है, फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं बिजली है। बिजली का उपयोग कहाँ होता है, बिजली का उपयोग घरों में होता है। किसके लिए? रोशनी के लिए। बिजली का उपयोग घरों में वही होता है हीटर जलाने के लिए, ठीक है ना। वहीं पर एसी चलाने के लिए भी होता है, ठीक है ना। तो हमने, ठीक है ना, 3 प्रकार से बिजली का उपयोग कर। मान लीजिए अब बिजली की कीमत अगर बढ़ जाए, बिजली की कीमत अगर बढ़ जाती है तो वही हम क्या करते हैं, एसी का उपयोग करना बंद कर देंगे, हीटर का उपयोग करना, हम केवल रोशनी का उपयोग करेंगे और इससे हमारा बिजली का बिल भी क्या आएगा, कम आएगा। यानी कि वस्तु की कीमत के बढ़ने से उसकी जो उपयोग है उसकी उपयोगिता घट जाती है, उपयोग करने के जो अलग अलग कारण है वो घट जाते हैं। ऐसे में उस बिजली की मांग भी क्या हो जा रही है, घट जा रही है।
वहीं पर अगर कीमत में अगर क्या हो जाती है, कमी हो जाती है बिजली की, तो हम रोशनी, हीटर, एसी की जगह पर और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक का सामान खरीद लेंगे, ठीक है ना, और उसका यूज़ करने लगेंगे हम। तो ऐसे में बिजली की खपत बढ़ जाएगी, मांग बढ़ेगी, ठीक है ना। इसका मतलब वस्तु का उपयोग जितना ज़्यादा होता है उस पर जो है उसकी कीमत के घटने और कीमत के बढ़ने का अधिक प्रभाव होता है। जिस वस्तु का उपयोग अलग अलग प्रकार से होता है उसकी कीमत बढ़ने पर उसकी मांग उतनी ही ज़्यादा घट जाती है, ठीक है ना। मान लीजिए दूध है, दूध का प्रयोग हम घर में चाय बनाने के लिए करते हैं, मिठाई बनाने के लिए करते हैं, बच्चे को पिलाने के लिए करते हैं। अब दूध की कीमत 40 रुपये पर लीटर से बढ़ के अगर 60 रुपये, तो हम क्या करेंगे, चाय पीना बंद कर देंगे। शायद घर में जो मिठाई बनती थी, मिठाई बनाना कम कर देंगे, तो दूध की डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि दूध की कीमत बढ़ गई। तो यहाँ पर भी क्या होता है, मांग का और वस्तु की कीमत का क्या पड़ रहा है, ऋणात्मक प्रभाव पड़ रहा है, केवल उसके उपयोग के आधार पर। एंड लास्ट कारण जो है, क्रेताओं की संख्या में परिवर्तन। क्रेताओं की संख्या में परिवर्तन होना किस प्रकार से कीमत और मांग में ऋणात्मक संबंध पैदा करता है, इस बात की हम बात करेंगे, ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है, हम सबको पता है कि कोई भी उपभोक्ता होता है वो हमेशा वस्तु की कम कीमत पर अधिक मात्रा खरीदना चाहता है। अगर मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत अगर कम हो जाती है, कोई वस्तु की कीमत कम हो जाती है, तो उसके खरीदने वाले क्रेताओं की संख्या भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर क्रेताओं की संख्या बढ़ जाती है तो जाहिर सी बात है उस वस्तु की मांग में भी वृद्धि होती है, ठीक है ना। वहीं पर वस्तु की अगर मूल्य में अगर वृद्धि होती है तो क्रेताओं की संख्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और उसका परिणाम स्वरूप क्या हो गया, मांग भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यानी कि क्रेताओं की संख्या का भी कीमत और मांग पर ऋणात्मक प्रभाव डालता है, ठीक है ना। जाहिर सी बात है, हमेशा अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पर हम बात करते हैं साबुन की, ठीक है ना। अगर हम एक तरफ लेते हैं लाइफबॉय साबुन, दूसरी तरफ लेते हैं डिटॉल साबुन, ठीक है ना। अब लाइफबॉय दोनों की साबुन मान लीजिए 30 रुपीज़ का साबुन है, ठीक है ना। यहाँ पर भी 20 ग्राहक थे और इसकी भी 20 क्वांटिटी सेल होती थी। अब मान लीजिए लाइफबॉय वालों ने क्या किया, अपनी कीमत कम करके 25 रुपये कर दिया, डिटॉल का वही है। अब 25 रुपये कर दिया, डिटॉल यूज़ करने वाले ग्राहक भी इधर आ जाएंगे, यानी कि अब 20 जहाँ पर ग्राहक थे, अब इसके भी कम से कम 5 या 10 ग्राहक तो आ ही जाएंगे। ग्राहक क्या हो गया, बढ़ गए। तो ग्राहक बढ़ेगा तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो आपको पता है कि यहाँ पर वस्तु की कीमत का और मांग का विपरीत संबंध हो गया। इसी 5 कारणों से कि हमेशा मांग वक्र क्या होता है, ऋणात्मक ही होता है, जो ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होगा। थैंक यू।